समाप्त हो चुके हैं। आज है 7वां, इसका नाम है वाष्पोत्सर्जन अर्थात ट्रांसपायरेशन या ट्रांसपिरेशन भी कहते हैं। ट्रांसपिरेशन ये भी छोटे चैप्टर है। आपको पता है कि पिछले चैप्टर में हमने दो चीजें पढ़ी थी, एक पादपों में जल अवशोषण और दूसरा रसारोहण। ठीक है, अर्थात पौधों के जड़ों के द्वारा जल का अवशोषण करना और उस जल का फिर तने के शीर्ष भाग तक रसारोहण होना। इसके जस्ट बाद है अब वाष्पोत्सर्जन। आपको पता है कि पौधे जितना भी जल अवशोषित करते हैं उसका बहुत कम भाग वो अपना उपापचय क्रियाओं में शामिल करते हैं, या दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपनी आवश्यकता से अधिक जल का अवशोषण कर लेते हैं, उतनी उनको आवश्यकता ही नहीं होती है। पौधे अपनी आवश्यकता से अधिक, जो उनकी उपापचय क्रियाओं के लिए जल आवश्यक होता है, उससे कहीं ज्यादा जल अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है, और वही जल जो है, जो आवश्यकता से अधिक जल होता है, वो पौधे के वायवीय भाग, एरियल पार्ट, ये है हमारा भूमिगत भाग या अंडरग्राउंड पार्ट, और यह है एरियल पार्ट। तो पौधे के वायवीय भाग द्वारा विशेषकर पत्तियों से उस आवश्यकता से अधिक जल को वाष्प के रूप में, यानी जल वाष्प के रूप में उत्सर्जित कर देते हैं। इसी का नाम है वाष्पोत्सर्जन। अर्थात पौधे के वायवीय भाग द्वारा, वायवीय भाग दो भाग हवा में, उसमें तना, पत्तियां, शाखाएं, पुष्प, फल सब आ जाते हैं। पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल को जलवाष्प के रूप में उत्सर्जित करना, यानी जल की हानि होना, उसको वाष्पोत्सर्जन कहते हैं। और इसका यदि आप संधि विच्छेद करेंगे, वाष्प प्लस उत्सर्जन, यानी कि जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन। द लॉस ऑफ वाटर बाय द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन, यानी कि पौधे के वायवीय भाग द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में उत्सर्जन होना या हानि होना वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, अब वायवीय भाग है, वाष्पोत्सर्जन 3 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन, नंबर 2 उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, और नंबर 3 है वातरंध्रीय। ध्यान रहे, रंध्र और वातरंध्र में बहुत अंतर है, क्योंकि पौधे के वायु मूल से कभी भी वाष्पोत्सर्जन है वो जमीन के अंदर होता है। वहां तो मौसम चेंज हो गया, दिन रात हो गया, कोई मतलब नहीं, वो जमीन के अंदर है। लेकिन वायवीय भाग में पत्तियों में विशेषकर रंध्र होते हैं, या कोमल पर्णवृत्त में, या पुष्प के पत्रों में, गायदल दल इनमें, मुख्य पत्ती में होते हैं। हम जानते हैं कि पौधों की पत्तियों के ऊपरी सतह और निचली सतह पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं। There are small pores या openings on both the surface of leaf are called stomata, यानी पत्तियों के दोनों सतहों पर पाए जाने वाले छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं। मुख्यतः जितना भी वाष्पोत्सर्जन है वो इसके द्वारा होता है। किताब में गलत छपा है, 50 से लेकर 97 छपा है, वो 50 नहीं है बल्कि 90 है, यानी कि अबाउट 90 to 97% जो वाष्पोत्सर्जन होता है वो पत्तियों के रंध्रों द्वारा होता है। उसके अलावा उपत्वची या क्यूटिकुलर कहते हैं, इसको कहते हैं कौन सा, स्टोमेटल। ये तो हो गया स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन, ये हो गया क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, जो 3 to 10% इतना होता है। और वातरंध्र बहुत कम मात्रा में, लगभग 0.1% ही होता है, 0.1%। ठीक है, तो पहला जो है इसका मतलब रंध्र के द्वारा होने वाला जो वाष्पोत्सर्जन है वो अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश मात्रा में
जल का जलवाष्प के रूप में हानि या उत्सर्जन रंध्रों के द्वारा ही होता है। अब इनको हम अलग अलग देखें। पहला रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। हमें पता है कि पौधों की पत्तियों के ऊपरी सतह और निचली सतह पर रंध्र पाए जाते हैं। वो अलग बात है कि इन सतहों पर रंध्र किसी में बराबर, किसी में कम ज्यादा या किसी में बहुत अंतर होता है, वो अलग बात है। ठीक है, तो पौधों के पत्तियों के सतह पर पाए जाने छोटे छोटे छिद्रों को रंध्र कहते हैं और उन रंध्रों के द्वारा वाष्पोत्सर्जन होना रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन कहलाता है। ठीक है, यह वाष्पोत्सर्जन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है क्योंकि अधिकांश जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन इसी तरीके से होता है। लगभग 90 से लेकर 97% तक इसी द्वारा होता है। ठीक है, दूसरा था उपत्वचीय यानी कि क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन। हमें पता है कि हम जड़ या तना या पत्ती के अनुप्रस्थ काटते हैं तो आपको दिखता है कि सबसे बाहर की लेयर पत्ती की क्या होती है, उपत्वचा होती है। सॉरी, ये बाह्य त्वचा है और पत्ती में दो बाह्य त्वचा होती है, एक ऊपरी बाह्य त्वचा और एक निचली बाह्य त्वचा। निचली बाह्य त्वचा, ठीक है, और इनमें होते हैं रंध्र। ये रंध्र हैं बीच में, ये रंध्र हैं। ठीक है, इस बाह्य त्वचा के बाहर भी एक क्यूटिन मोम के समान, वैक्स लाइक मोम के समान एक चिकना पदार्थ होता है जो बाह्य त्वचा के बाहर होता है। इसे कहते हैं क्या, उपत्वचा। दोनों सतहों पर, और इसका निर्माण जो है यही बाह्य त्वचा की कोशिकाएं करते हैं। पौधों के बाह्य त्वचा की कोशिकाएं एक क्यूटिन जो कि एक मोम के समान चिकना पदार्थ है, उसका स्राव करते हैं, उसका निर्माण करते हैं और अपने बाहरी सतह पर, ये इसके बाहरी सतह पर और इसके बाहरी सतह को लगा देती है। इस परत को कहते हैं उपत्वचा। हिंदी में कहते हैं उपत्वचा और अंग्रेजी में कहते हैं क्यूटिकल। और ये किससे बनती है, क्यूटिन से। पौधों की बाह्य त्वचा की कोशिकाएं लगातार क्यूटिन नामक पदार्थ का स्राव करती हैं, तो अपने बाहरी सतह पर उसको जमा कर देती हैं, जिससे एक नई परत बन जाती है जिसका नाम है उपत्वचा या क्यूटिकल। क्यूटिन से बनी हुई क्यूटिकल। आमतौर पर यह क्यूटिन से बनी हुई क्यूटिकल जल के प्रति अपारगम्य होता है। जल के प्रति अपारगम्य होता है, अर्थात जल को न तो आने देता है और न ही जाने देता है। फिर वाष्पोत्सर्जन कैसे होता है? जैसे जैसे पत्तियां या शाखाएं या पौधे के भाग पुराने होते हैं तो या तो कई जगह पर क्यूटिन की परत बहुत पतली होती है, पतली हो जाती है, या कहीं कहीं पर टूट जाती है, ब्रेक हो जाती है। क्यूटिकल की जो परत क्यूटिन से बनी है वो कई कोशिकाओं के ऊपर जो है या उसकी परत पतली होती है या कहीं कहीं पर वो टूट जाती है, इससे वहां से जल की हानि होती है। उस स्थान से जहाँ पर मोटी है वहां से तो जल के प्रति पूर्णतया अपारगम्य होता है, जो हमने पराशर या पारगम्य जल समूह में पाठन पढ़ा था। पारगम्य का था, पारगम्य, अपारगम्य, अर्धपारगम्य, चयनात्मक, अर्धपारगम्य, उसमें भी था। ठीक है, तो क्यूटिन से बना हुआ क्यूटिकल साधारणतः जल के प्रति अपारगम्य या इम्परमिबल होता है, जल को न तो आने देता है न जाने देता है। परंतु जहां पर इसकी परत या तो पतली हो जाती है या बीच में क्रैक हो जाती है, टूट जाती है, ठीक है, उस वहां से जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है। उसे कहते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसप्रेशन या उपत्वचीय वाष्पोत्सर्जन, जिसकी वैल्यू हमने बताई 3 से लेकर 10% तक आंकी गई है। ठीक है, और तीसरा आता है आपका वातरंध्र, वातरंध्रीय वाष्पोत्सर्जन अर्थात लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन। वातरंध्र को लेंटिशियल भी कहते हैं। लेंटिशियल माने होता है वातरंध्र और लेंटिकुलर ट्रांसप्रेशन। जो
काष्ठीय पौधे होते हैं, काष्ठीय वुडी यानी लकड़ी वाले जो लकड़ी होती है जिनको हम वृक्ष कहते हैं, उनमें द्वितीयक वृद्धि होती है, सेकेंडरी ग्रोथ। अर्थात केवल पौधा जब लंबाई में बढ़ता है तो उसे प्राइमरी ग्रोथ या प्राथमिक वृद्धि कहते हैं। पौधे के केवल लंबाई में बढ़ना, चाहे वो जड़ की हो या तने की हो, उसे कहते हैं प्राथमिक वृद्धि, प्राइमरी ग्रोथ। और जब वो मोटाई में बढ़ता है तो उसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ या द्वितीयक वृद्धि। द्वितीयक वृद्धि के दौरान वलपुट में पैदा होने वाले जो विभिजोतक है, वो जब बाहर की नई कोशिकाएं बनाता है तो बाह्य त्वचा, अधस त्वचा, ये सब बाहर से वो टूट जाती है, छाल का निर्माण करती है। तो जब पौधा बढ़ता है तो उसमें बीच बीच में क्या रह जाते हैं, छिद्र रह जाते हैं। ये छिद्र रह जाते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं। क्यों? मोटाई में बढ़ता है तो बाहर की छाल फट जाती है और उस छाल के बीच में ऐसे स्थान होते हैं जो हमेशा खुले रहते हैं, उन्हें कहते हैं वातरंग, उन्हें कहते हैं वातरंग। तो ये केवल काष्ठीय वृक्ष में होते हैं या कुछ फलों में भी पाए जाते हैं, फलों के छिलकों में। ये 20-पत्री पौधे में द्वितीय वृद्धि नहीं होती, इसलिए वो दुबले पत्ते रहते हैं। क्यों? देयर इज नो कैम्बियम इन मोनोकोट प्लांट। ये 20-पत्री पौधों में विभिजोतक या ऐधा कैम्बियम नहीं होता और बिना कैम्बियम या ऐधा के द्वितीय वृद्धि नहीं होती है। इसलिए गेहूं, चावल, मक्का, ज्वार वगैरह आगे पौधे पतले पतले होते हैं, लंबे होते हैं, इनमें केवल प्राथमिक वृद्धि होती है, द्वितीय वृद्धि होती है। तो मैं बात कर रहा हूँ जिन दो पौधे काष्ठीय होते हैं, वुडी होते हैं, नीम, पीपल, बरगद, आम, जामुन, जितने भी लगभग 20-पत्री पौधे हैं मोस्टली वे काष्ठीय होते हैं या फिर उनके फलों में, ठीक है, उनके जो है त्वचा पर बाह्य त्वचा पर छिद्र पाए जाते हैं, उसे वातरंध्र या लेंथेल कहते हैं और ये हमेशा खुलते हैं। रंध्र और वातरंध्र में एक अंतर है। रंध्र प्रायः या तो तने में या पुष्प के भागों में पाए जाते हैं जो खुलते हैं और बंद होते हैं, खुलते हैं बंद होते हैं। वातरंध्र केवल काष्ठीय पौधों के तने में पाए जाते हैं या कुछ फलों के छिलकों में पाए जाते हैं और ये हमेशा खुले रहते हैं। इनमें खुलने और बंद होने की प्रक्रिया नहीं होती क्योंकि इनमें द्वार कोशिकाएं नहीं होती। तो इनके द्वारा भी कुछ हद तक जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है जो 0.01% तक ही माना जाता है। तो ये होगा कि वाष्पोत्सर्जन किसे कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन के प्रकार। अब प्रश्न ये रहेगा कि वाष्पोत्सर्जन होता तो है जो मुख्यतः हमने कहा रंध्रों के द्वारा होता है, जो रंध्र के मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं, ठीक है। तो रंध्र पत्तियों की सतह पर कहाँ पर पाए जाते हैं, कितने पर पाए जाते हैं, इसके आधार पर पत्तियां भी 3 तरह की होती हैं। रंध्र के वितरण के आधार पर, रंध्र के वितरण के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती है। नंबर 1 अधोरंध्रीय पत्तियां, अधोरंध्रीय पत्तियां। नंबर 2 उभयरंध्रीय पत्तियां और नंबर 3 हो गया अधिरंध्रीय, ठीक है। अधो माने नीचे, ये होगा हाइपोस्टोमेटिक, हाइपोस्टोमेटिक लीफ, लीव्स। ये हो गया एम्फी, एम्फी माने बोथ, बोथ माने दोनों, एम्फीस्टोमेटिक लीव्स। और आगे आ गया एपी, एपी माने बाहर, ऊपर, अधि, एपीस्टोमेटिक लीव्स। अर्थात रंध्रों की संख्या और उनका वितरण कहाँ पाए जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन, द नंबर ऑफ स्टोमेटा एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, अकॉर्डिंग टू दैट द लीव्स आर 3 टाइप्स। यानी कि पौधों की पत्तियों में रंध्रों की संख्या और उनके वितरण के आधार पर पत्तियां 3 प्रकार की होती हैं। अधोरंध्रीय पत्तियां, उभयरंध्रीय पत्तियां, अधिरंध्रीय पत्तियां, हाइपोस्टोमेटिक लीव्स, एम्फीस्टोमेटिक लीव्स और एपीस्टोमेटिक लीव्स। पहला ले रहा हूं कौन सा, अधोरंध्रीय। इस प्रकार की पत्तियां केवल या अधिकांशतः द्विबीजपत्री पौधों में पाई जाती है, डाइकोट में।
द्विबीजपत्री मतलब जिन पौधों के बीजों में दो बीज पत्र पाए जाते हैं, फट से उनके बीजों के दो भाग होते हैं, चना, मटर, मसूर, दालें जितने भी हैं, फल हैं, ठीक है, ये सब द्विबीजपत्री है, ठीक है। तो इनके जो है, इनमें क्या होता है कि जो मुख्य पौधा होता है उससे पत्तियां कैसी लगी होती है, ऐसी लगी होती है, अर्थात इनमें एक स्पष्ट ऊपरी सतह होती है जिसको कहते हैं डॉर्सल सरफेस या पृष्ठ सतह। इस पर धूप ज्यादा पड़ती है, इसलिए इसका रंग जो है वह ज्यादा डार्क होता है, और जो नीचे वाली सतह है जो जमीन की तरफ होती है, ये ऊपर आकाश की तरफ है, जमीन है, इसे कहते हैं निचली सतह, अर्थात वेंट्रल सरफेस। ऊपर वाला डॉर्सल, नीचे वाला वेंट्रल, इसलिए इसको डॉर्सो वेंट्रल लीफ या पृष्ठाधार, पृष्ठ प्लस अधर, पृष्ठ सतह, अधर सतह, इसको पृष्ठ भी कहते हैं और अधर, और दोनों को मिला दो तो पृष्ठाधार, डॉर्सो वेंट्रल या डॉर्सी वेंट्रल लीफ कहते हैं। तो द्विबीजपत्री पौधों में निचली सतह पर रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं बजाय ऊपर के। ऐसा नहीं कि ऊपर नहीं होते, ऊपर भी होते हैं, पर ऊपर ऊपरी सतह पर, पृष्ठ सतह पर जिस पर प्रकाश ज्यादा पड़ता है उस पर जो है क्यूटिकल की मोटी परत होती है, वहाँ हरित भी ज्यादा दिखता है, नीचे वो ज्यादा हरा दिखता है, नीचे वाला थोड़ा कम हरा दिखता है, ये निचला है और वेंट्रल है जो जमीन के ऊपर होता है, ठीक है। तो उस पर रंध्र कम पाए जाते हैं और नीचे ज्यादा पाए जाते हैं। इस प्रकार की पत्ती को अधोरंध्री, अधो माने नीचे, अधर सतह पर, वेंट्रल सरफेस पर रंध्र ज्यादा होते हैं, ऊपर बहुत कम पाए जाते हैं, ऐसे पत्ती को अधोरंध्री पत्ती कहते हैं। सबसे ठीक है, इसमें इसको सेब प्रकार का यानी एप्पल टाइप, इसका मुख्य है सेब, जो मुख्यतः है, आलू है, सेब है, कोई भी आप आम ले लो, नीम ले लो, उनमें यही होता है, लेकिन मैं सेब को एक एग्जाम्पल के तौर पर एप्पल टाइप ऑफ स्टोमेटा भी कहते हैं, सेब प्रकार के है, क्योंकि सेब एक द्विबीजपत्री पादप है, पौधा है, वृक्ष है। दूसरा, अब आ जाओ, दूसरा था हमारा अधो उभयरंध्री। उभय माने होता है कॉमन, दोनों तरफ, एम्फी, जैसे कहते हैं उभयचर, एम्फीबिया, तो उभयरंध्री अर्थात इस प्रकार के पौधों में पत्ती की दोनों सतह, आप देखोगा ये होता है अधिकतर एक बीजपत्री पादप, अर्थात मोनोकॉट लीव्स, मोनोकॉट लीव। और आपके जितने भी अनाज हैं मुख्यतः वो यही है, गेहूं, चावल, मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, ठीक है, ये सब क्या है, एक बीजपत्री पादप है, अनाज मुख्यतः एक बीजपत्री में आते हैं, और दालें, फल किस में आते हैं, मुख्यतः द्विबीजपत्री में आते हैं, सब्जियां, तो यह एक बीजपत्री पादप। अब आपने होगा मक्का या बाजरा देखा होगा, ये मुख्य पौधा है, ठीक है, और ये उसकी जड़ें हैं, और इसमें क्या होती हैं, नोट्स की गांठें होती हैं, तो यहाँ से पत्तियां यूं निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ऐसे। इन पत्तियों में दोनों बार प्रकाश बराबर पड़ता है, एक बीजपत्री पौधों की दोनों सतह पर प्रकाश लगभग बराबर पड़ता है, इसलिए इसके ऊपर और निचली दोनों बाह्य त्वचा में रंध्रों की संख्या लगभग बराबर होती है। यहाँ भी जितने रंध्र होते हैं, नीचे भी उतने रंध्र होते हैं, बीच वाला तो पर्ण कहलाता है। तो कहने मतलब है उभयरंध्री पत्तियां वे पत्तियां होती हैं जिनके दोनों सतह पर, ऊपरी सतह, नीचे सतह, डॉर्सल और वेंट्रल दोनों में बराबर संख्या में रंध्र पाए जाते हैं, उन्हें उभयरंध्री पत्तियां कहते हैं। और इसका सबसे उदाहरण है एक बीजपत्री, और इसको कहते हैं ओड टाइप। ओड माने होता है जई, जई प्रकार का रंध्र भी कहते हैं, जिसको एप्पल टाइप या सेब प्रकार का कहते हैं, किसको, अधोरंध्री को। और उभयरंध्री कहते हैं ओट, ये जौ की तरह एक अलग फसल होती है, इसका नाम है जई, ये जौ नहीं है, जई है, OAT ओट, इसका वैज्ञानिक नाम है एवेना सटाइवा। क्या नाम है इसका, एवेना सटाइवा, इसको जई प्रकार का भी कहते हैं। तो एक हो गया अधोरंध्री, दूसरा हो गया उभयरंध्री, अब आ जाओ अधिरंध्री। तीसरा जो है अधिरंध्री पत्तियां, एपिस्टोमेटिक, एपी माने होता ऊपर या
बाद एपिस्टोमेटिक लीव्स, ऐसी पत्तियां जिनके ऊपरी सतह पर रंध्र ज्यादा हों और निचले पर कम हो, बहुत कम, तो ऐसी पत्ती को कहते हैं अधिरंध्रीय, यानी कि ऊपर अधिक और निचले सतह पर कम। कईयों में तो निचले में कम के साथ साथ जो होते भी हैं तो वे अवशेषी होते हैं, अर्थात नॉन फंक्शनल, कार्यहीन, या उसको क्या कह सकते हैं, क्योंकि वे अगर हैं तो वे काम नहीं करते हैं, उनको अवशेषी कहते हैं, नॉन फंक्शनल। तो इसका मतलब ऊपर की सतह पर रंध्र अधिक संख्या में पाए जाते हैं, उसे कहते हैं अधिरंध्री। और ये होते हैं सर जलीय पादप, एक्वाटिक प्लांट्स, जैसे कमल हो गया, कुमुदनी, जिसको ठीक है, तो इसको कुमुदनी प्रकार के कहते हैं, कुमुदनी टाइप या कुमुदनी प्रकार के, कुमुदनी प्रकार के रंध्र भी कहते हैं। तो 3 तरह के हो गए, पहला अधोरंध्री, उभयरंध्री और अधिरंध्री। अब नेक्स्ट है रंध्र की संरचना। रंध्र कैसा होता है? हालांकि आपने कहीं पिछली कक्षा में कहीं पढ़ा होगा, 9th में या उससे पहले या 11th में, उसमें है रंध्र की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। दरअसल रंध्र एक रिक्त स्थान है, गैप है, क्योंकि पौधों की पत्तियों की जो बाह्य त्वचा होती है उसमें जो कोशिकाएं होती है वो एपिडर्मिस होती है, और उनके बीच में कभी कभी 2 कोशिकाओं के एक विशेष प्रकार का छिद्र होता है, उसे रंध्र कहते हैं। और रंध्र जो है खाली स्थान है जो कि 2 द्वार कोशिकाओं, उनको द्वार कोशिका या रक्षक कोशिका कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड माने रक्षक, गार्ड सेल्स। 2 द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ रिक्त स्थान क्या कहलाता है? रंध्र या टनल। द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय गार्ड सेल्स इज कॉल्ड स्टोमेटा। ठीक है, अब ये 2 तरह का है। द्विबीजपत्री में द्वार कोशिका की संरचना अलग होती है और एकबीजपत्री में अलग होती है। तो पहले मैं बता रहा हूँ द्विबीजपत्री पत्री की रंध्र की संरचना। द्विबीजपत्री पत्री में जो द्वार कोशिकाएं होती हैं वे किडनी शेप्ड या वृत्ताकार होते हैं, काजू की तरह, अर्थात इनकी बाहरी सतह होती है उत्तल और आंतरिक सतह होती है अवतल। बाहरी सतह उत्तल है, आंतरिक सतह अवतल है। जबकि ये ठीक, तो जो बाहरी सतह है वो उत्तल है और आंतरिक सतह कैसे होती है? अवतल होती है। ये जो है 2 द्वार कोशिकाएं हैं और इनके बीच में क्योंकि ये सतह अवतल है, धंसा हुआ है, इसलिए इन दोनों के बीच में एक गैप बचता है, इसी गैप को रंध्र कहते हैं। अर्थात रंध्र 2 द्वार कोशिकाओं से घिरा हुआ एक रिक्त स्थल है, खाली स्थान है, और इसके बाहर होते हैं क्या? सहायक कोशिकाएं। क्या होती है? सहायक कोशिकाएं। तो 3 चीजें होंगी, नंबर 1 रंध्र, नंबर 2 द्वार कोशिका और नंबर 3 सहायक कोशिकाएं। सहायक कोशिकाएं, इन तीनों को मिलाकर कहते हैं रंध्र उपकरण। रंध्र उपकरण, स्टोमेटल एपरेटस। इन द्वार कोशिकाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनकी जो आंतरिक सतह है, इसकी भी आंतरिक और इसकी आंतरिक, ये सतह इनकी कोशिका भित्ति मोटी होती है, ये भित्ति मोटी होती है, और बाहर की तरफ जो है वो पतली होती है। इसकी भी ये भित्ति मोटी होगी और बाहर वाली का भी पतली होगी। यानी कि द्वार कोशिकाओं की कोशिका भित्ति में जो मोटाई में अंतर है, यही अंतर जो है रंध्र को खोलता है और बंद करता है। कल्पना करो यदि ये पूरे की भित्ति एक जैसी होती तो रंध्र न तो खुलते न बंद होते, जिस स्थिति में होते वैसे रहते। अर्थात ये समय के अनुसार दिन और रात में न तो खुलते न बंद होते। लेकिन इनकी जो कोशिका भित्ति में मोटाई में जो अंतर है,
क्योंकि आंतरिक कोशिका भित्ति की मोटी और बाहर वाली पतली होती है, इसकी भी आंतरिक भित्ति मोटी और बाहर वाली पतली होती है। और इनके बाहर जो ये द्वार कोशिकाएं इनमें अपना केंद्र होता है और अपने हरित कवक होते हैं जो लगभग परिधि क्षेत्र में, इनमें हरित कवक की संख्या बहुत ज्यादा होती है। ये हरित कवक है जिसके द्वारा ये भोजन बनाते हैं, जिनके द्वारा क्या बनाते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है, दिन में सूर्य के प्रकाश में ये इनका हरित कवक में जो वर्ण हरित होता है वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है। ठीक है, और पौधों के द्वारा जल अवशोषित होता है, वायुमंडल से CO2 और वर्णहरित इनमें है ही है। तो ये चार चीजें, जल, CO2, वर्णहरित और सूर्य का प्रकाश, चारों मिलकर पौधा भोजन बनाता है। जैसे जैसे भोजन बनता है तो इसमें शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है तो परासरण दाब बढ़ जाता है, और परासरण दाब बढ़ जाता है तो पास की सहायक कोशिकाओं से जल जो है वह द्वार कोशिकाओं में आने लगता है। जैसे जैसे इसमें जल आएगा तो वह जल क्या करेगा, इस द्वार कोशिकाओं की भित्ति पर दाब डालेगा, अंदर की तरफ भी डालेगा तो बाहर की तरफ भी डालेगा। क्योंकि अंदर की भित्ति मोटी है उस पर दाब कम लगता है, बाहर की भित्ति पतली है तो द्वार कोशिकाएं बाहर की ओर खिंचती हैं, तरबीर होती है, रंध्र खुल जाता है। और रात को क्या होता है, प्रकाश क्रिया नहीं होती है, प्रकाश अवशेष, इसलिए जो शर्करा बना था दिन में वह स्टार्च में बदल जाता है, मंड में बदल जाता है, जिससे वो जल का त्याग करते हैं, और जल का त्याग करते हैं वो जो जल पास है तो वापस आ जाता है सहायक कोशिका में, और द्वार कोशिकाएं सलत हो जाती हैं। सलत होने होता है पिछड़ना, फ्लैक्सिड, और रंध्र क्या होता है, बंद हो जाता है। इस तरह से रंध्र खुलता है और बंद होता है। फिलहाल मैं बता रहा हूँ द्विबीजपत्री पौधों में रंध्र की संरचना, उसका मतलब है कि द्वार कोशिकाओं की संरचना, रंध्र तो छिपे है। ये द्विबीजपत्री पौधों में सेम चीज होती है, परंतु द्वार कोशिकाओं की संरचना अलग होती है। डमरू के आकार में, डम्बल शेप्ड डमरू के आकार के होते हैं। कैसे, ऊपर भी चौड़ा, नीचे बीच में संकरा और नीचे भी चौड़ा, ऐसे। ये ऊपर भी चौड़ा क्षेत्र है, बीच में सकरा है, चौड़ा चौड़ा सकरा चौड़ा। यहाँ भी वही है कि आंतरिक भित्ति होती है मोटी और बाहरी भित्ति होती है पतली। जो इसमें था वो इसमें भी है, सिर्फ द्वार कोशिकाओं की संरचना या किडनी के आकार का, वृक्काकार, सेब के बीज का, काजू के आकार का होता है, जबकि यहाँ डमरू के आकार का होता है। इसकी भी आंतरिक भित्ति मोटी होती है और बाहरी भित्ति क्या होती है, पतली होती है। इसमें भी सहायक कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे छिद्र हो गया, ये रंध्र, द्वार कोशिकाएं और सहायक कोशिकाएं मिलकर क्या कहलाते हैं, रंध्र उपकरण कहलाते हैं। तो एक द्विबीजपत्री पत्री और द्विबीजपत्री पत्री के रंध्र में यही अंतर है, इसकी द्वार कोशिकाएं डमरू के आकार या डंपर सेल होती हैं, इसकी होती है वृक्काकार। वास्तव में अब आ जाओ रंध्र की खुलने और बंद होने की क्रिया विधि, जिसको हम रंध्र की गति भी कहते हैं। इसको चाहे तो आप रंध्र गति भी कह सकते हैं। स्टोमेटल मूवमेंट, रंध्र गति, यानी रंध्र किस प्रकार खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, इसका मैकेनिज्म या क्रिया विधि क्या है। इसमें 3 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है मांड शर्करा परिकल्पना, अर्थात स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। रंध्र गति का मतलब होता है रंध्र का खुलना या बंद होना। स्टोमेटल मूवमेंट यानी द्वार कोशिका सिकुड़ती है तो फैलती है, जिसको हम कहते हैं स्टोमेटल मूवमेंट या रंध्र गति। और उसकी जो क्रिया विधि है उस संबंध में 3 अवधारणाएं हैं। पहला है आपका मांड शर्करा परिकल्पना, स्टार्च शुगर हाइपोथेसिस। इस सिद्धांत को जेडी सायरे
जेडी शायरी ने 1929 या 26 ऐसा कुछ है उसमें दिया था। और इस सिद्धांत के अनुसार, इस परिकल्पना के अनुसार, दिन में जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, तो द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। ध्यान से सुनिए, दिन में जब प्रकाशन क्रिया होती है तो जितना भी CO2 छिद्रों से द्वारा आता है वो प्रकाशन में खत्म हो जाता है। तो यहाँ लगातार CO2 की मात्रा कम होती है। और आपको पता होना चाहिए CO2 एक अम्लीय गैस है। तो जब अम्लता कम होगी तो अपने आप ही क्षारीयता बढ़ जाएगी। तो दिन में द्वार कोशिकाओं में CO2 की कमी के कारण इनमें इनका pH अधिक हो जाता है, 7 से अधिक हो जाता है, 7 से अधिक क्षारीय होता है, अर्थात क्षारीय हो जाता है, क्योंकि CO2 कम हो जाती है। जितनी CO2 आती है वो प्रकाश में खो जाती है, आती है प्रकाश में खो जाती है। तो यहाँ CO2 की कमी हमेशा बढ़ती रहती है। CO2 कम होने से अम्लता कम हो जाती है, क्षारीयता बढ़ जाती है, अर्थात pH बढ़ जाता है। और इस अधिक pH के कारण इनमें एक एंजाइम है, उसका नाम है फास्फोराइलेज। फास्फोराइलेज सक्रिय हो जाता है। फास्फोराइलेज सक्रिय होने से जो इनमें स्टार्च होता है, उस स्टार्च यानी मंड का शर्करा यानी कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तन हो जाता है। ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तन आता है। जैसे ही स्टार्च का ग्लूकोज बढ़ता है, इनका परासरण दाब बढ़ जाता है। OP यानी परासरण दाब अधिक हो जाता है। DPD भी बढ़ जाती है, जिसके कारण ये पास की कोशिकाओं से जल को अवशोषित करते हैं। DPD भी जल को अवशोषित करते हैं, चूषण दाब भी कहते हैं। परासरण दाब अधिक होता है तो पास की वजह जल देते हैं, और जैसे ही जल अवशोषित करते हैं तो ये बहुत जल इनकी भित्ति पर दौड़ जाए और ये द्वार कोशिकाएं फूल जाती है, टर्गिड हो जाती है। और जब टर्गिड हो जाती है तो रंध्र खुल जाता है। रंध्र खुल जाता है। ध्यान से सुनिए, पहला सिद्धांत है या परिकल्पना है मांड शर्करा परिकल्पना। इस सिद्धांत या परिकल्पना के अनुसार जिसका प्रतिपादन जेडी शायरी ने किया था, ठीक है। दिन में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम होती है, क्योंकि जितना CO2 आता है वो प्रकाश में खर्च जाता है। CO2 कम होने से pH अधिक हो जाता है, क्षारीयता अधिक बढ़ जाती है। क्षारीयता अधिक होने से फास्फोराइलेज नामक एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जिसके फलस्वरूप द्वार कोशिकाओं में उपस्थित स्टार्च का ग्लूकोज यानी शर्करा में ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में परिवर्तित हो जाता है। और जैसे ये परिवर्तन हो गया, द्वार कोशिकाओं का DPD या OP, कोई शब्द कह दो, दोनों बढ़ जाते हैं। इनके बढ़ने से वो पास की सहायक कोशिकाओं से जल को अवशोषित कर लेते हैं परासरण द्वारा, ठीक है। और जैसे जैसे जल बहुत जल इनकी भित्ति पर दबाव डालेगा और ये बाहर की ओर खींचेंगे तो रंध्र खुल जाता है, रंध्र खुल जाता है, ठीक है। और दूसरा है स्टीवर्ड परिकल्पना, स्टीवर्ड हाइपोथेसिस। स्टीवर्ड परिकल्पना, ठीक है। ये परिकल्पना कोई नहीं है, ये परिकल्पना कोई नई नहीं है, ठीक है। ये मांड शर्करा परिकल्पना का थोड़ा सा विस्तार रूप है, जहां पर ये छोड़ा गया था उससे 2 कदम आगे है। उसमें सारी बातें वही है कि दिन में द्वार कोशिकाओं में CO2 की मात्रा कम हो जाती है। CO2 की मात्रा कम होने से pH बढ़ जाता है, और pH बढ़ने से फास्फोराइलेज एंजाइम सक्रिय हो जाता है, जो स्टार्च को ग्लूकोज 1 में चेंज कर देता है, ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में चेंज करता है। यहाँ तक था कौन सा? मांड शर्करा। स्टीवर्ड कहता है कि ग्लूकोज 1 फॉस्फेट आगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में बदल जाता है। अर्थात पहले ग्लूकोज में पहले कार्बन पर फॉस्फेट था, अब ग्लूकोज में छठे कार्बन पर फॉस्फेट जाता है, और बाद में वो इसमें ग्लूकोज में बदल जाता है। हमें पता है कि ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट की तुलना में जल में अधिक घुलनशील है। जब जल में अधिक घुलनशील होता है, ठीक है, तो द्वार कोशिका
जल को अवशोषित करेंगे और फूल देंगे। कहने मतलब यहाँ तक तो है कौन सा मांड शर्करा वाला, और इसके आगे एक ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और ग्लूकोज वाला हो गया स्टीओर्ड। इस प्रकार स्टीओर्ड ने जेडी सारे के मांड शर्करा कण को ही थोड़ा आगे बढ़ाया। ठीक है। और तीसरा सिद्धांत है सक्रिय पोटेशियम आयन, सक्रिय पोटेशियम आयन स्थानांतरण परिकल्पना, जिसको हम कल बताएंगे। तो आज के दिन का काफी है, इसको पढ़िए, नोट्स बनाएंगे।